हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। माध्यम क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से वेलकम है। तो विद्यार्थियों, हम लोग देख रहे हैं विद्या क्वेश्चन बैंक कक्षा 10वीं की, और जो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं वो है गणित। गणित में हम लोग देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि पहला अभ्यास, और इसमें हो चुका है बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 1 नंबर में पूछे जाते हैं, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये इस अभ्यास का चौथा वीडियो है, यानी कि भाग 4 है। भाग 1, भाग 2 और भाग 3 प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 272 1032 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 272 और 272 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसी से हम लोग भाग देते हैं। यानी कि 272 से हम लोग भाग देंगे 1032 में। तो जब हम लोग 272 से 1032 में भाग देंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स, क्योंकि 2 तियाँ 6 होता है और 72 भी है, तो ये लगभग 400 के करीब है। तो 300 के करीब है। तो 3 त्रिका 9, तो इसी हिसाब से हम लोग इसको ले जा रहे हैं 3 बार। और जब ये 3 बार जाएगा तो ये आएगा 816। अब हम लोग 1032 में से 816 निकाल देंगे तो बचेगा 216। अब 216 से हम लोग भाग देंगे 272 में। तो अब 272 में जब भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार, तो ये आ गया 216। और जब इसको हम लोग घटा देंगे तो इसमें से 1 बार ये गया, इसमें से इतना घट गया तो आ गया 56। यहाँ पे आएगा 56। अब 56 से हम लोग 216 में भाग देंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स जाएगा। तो 56 का 3 बार जब जाएगा, यानी कि 3 बार हम गुणा करेंगे तो आएगा 168। और इसके बाद जब हम इसको घटा देंगे तो आएगा 48। अब 48 से हमें फिर देना है 56 में भाग, तो फिर ये 56 में जाएगा तो 1 बार ही जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे 48 आएगा और घटा देंगे तो 8 आएगा। फिर 8 से 48 में भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है, तो ये 6 बार जाएगा, और जब 6 बार जाएगा यहाँ से तो 8 छंग 48 हो जाएगा। तो पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम लोग इसको करते रहते हैं। तो यहाँ पे इसका मासा कितना आया, यानी एचसीएफ कितना आया, 8। अब इसी को हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे, तो आपको इतना करना है और इतना करने के बाद फिर अगले पेज से या इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा या एल्गोरिथ्म द्वारा, प्रमेयिका द्वारा, ये आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है स्टेप फर्स्ट। उसमें फिर देखिए 1032 आया है तो 1032 लिखेंगे बराबर, यहाँ पे 272 गुणते 3 प्लस 216। ये 272 से 3 में गुणा करेंगे और 216 को जोड़ देंगे तो ये 1032 आएगा। अब इसके बाद कितने में हम लोग भाग दिए हैं, 272 में। तो स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे स्टेप 2, इसमें हम लोग लिखेंगे 272 से भाग दिए हैं तो 272 लिखेंगे बराबर, किससे भाग दिए हैं, किस में भाग गया है, 272 में। अब किससे भाग दिए हैं, 216 से। तो 216 गुणते 1 प्लस 56। देखिए 216 का 1 में गुणा करके अगर हम लोग 56 ऐड कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा 272। अब चलते हैं स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे अब किस में भाग दिए हैं, 216 में। तो यहाँ पे 216 लिखेंगे। 216 इक्वल टू किससे 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 भाग दिए हैं और कितनी बार गया है, तो 56 से भाग दिए हैं, 3 बार गया है। तो हम लोग लिखेंगे 56 इंटू 3।
प्लस शेषफल कितना बच रहा है 48, तो यहाँ पे 48 लिख देंगे। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। तो स्टेप 4, तो अब देखिए किस में भाग दिए हैं 56 में, तो यहाँ पे हम लोग 56 लिखेंगे बराबर 48 से भाग दिए हैं, तो 48 और गुणते कितनी बार गया है 6 बार गया है, 6 प्लस शेष कितना आया है 0, तो 0। अच्छा तो शेषफल कितना आया है 8। यहाँ पे 48 से जब हम लोग भाग दिए हैं तो ये 6 बार गया है, सॉरी एक बार सॉरी, यहाँ पे कितनी बार गया है 1 बार, तो 56 है ये। 56 में जब हम लोगों ने 48 से भाग दिया है तो ये 1 बार गया है और शेषफल कितना आया है 8। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या है, हम लोगों ने किस में भाग दिया है 48 में। यहाँ देखिए यहाँ किस में भाग दिया है 48 में, कितनी और किस से भाग गया है 8 से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 48 बराबर 8 से भाग दिया है कितनी बार गया है 6 बार, तो प्लस 0 बच रहा है इसमें शेषफल, यहाँ पे ये वाला स्टेप है। तो ये 5 स्टेप में ये क्रिया पूरी हुई। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः HCF इक्वल टू कितना हो गया 8, ये इसका आंसर होगा। तो हम लोग जैसे HCF निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया द्वारा इसको हम लोग लिख लेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिखाइए कि n+1 और n+2 में से केवल और केवल एक ही ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि n का मान 1 2 3 4 5 से लेकर के आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये धनात्मक संख्या होगी। तो आइए देखते हैं। तो n और n+1 और n+2 इन तीनों में से केवल एक ही ऐसी संख्या है जो 3 से कटेगी, बाकी और कोई संख्या जो 2 संख्याएं बचेंगी वो 3 से विभाज्य नहीं होंगी। माना संख्या n, या तो ये ना लिख के लिखेंगे, माना संख्या n को 3 से भाग देने पर, माना संख्या n को 3 से भाग देने पर q बार जाता है, q बार कितनी बार जाता है, q बार जाता है, तथा r शेष बचता है। कितना शेष बचेगा, r शेष बचता है। तब क्या हो जाएगा, 3 से भाग दे रहे हैं n में और ये q बार जा रहा है और शेष r बच रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, n लाना है हमको, तो किसका 3 और q का गुणा होगा और r जोड़ा जाएगा तब n आएगा, यानी 3q प्लस r ऐसा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि 3 से पूरी तरीके से कब विभाजित होगा, जब r बराबर 0 होगा, ठीक ना। तो अगर r बराबर 0 होता है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो 3 से भाग दिया जा रहा है, q बार जा रहा है और n पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो r बराबर क्या होगा 0। जब यहाँ पे जहाँ ना लिख के हम लोग लिखेंगे जब r बराबर 0, तब संख्या n 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि तब n+1, देखिए संख्या जब हम लोगों ने n लिया था तो उसमें ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया, तो n+1 लेंगे तो 1 शेष आएगा, n+2 लेंगे तो 2 शेष आएगा, n+3 लेंगे
तो फिर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 शेष बचेगा, और जब हम लोगों ने 3 से ही भाग दिया है तो फिर 3 शेष कहाँ से रह जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, यानी कि भाग पूरी तरीके से चला जाएगा। तब n+1 में 3 से भाग देने पर 1 तथा n+2 में 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचेगा, या 2 शेषफल आएगा। अतः 2 शेषफल आएगा। अतः संख्या n ही केवल 3 से विभाजित होगी। ठीक है, केवल n ही केवल 3 से विभाजित होगी। तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने से सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे। तो मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है, और इस वृत्ताकार पथ पर कोई एक चलता है 12 मिनट और कोई एक चलता है 18 मिनट, और दोनों आकर के इसी स्थान पे मिल जाते हैं। तो इसी स्थान से स्टार्ट किए थे और इसी स्थान पे मिल जाते हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने मिनट बाद वो यहाँ पे मिलते हैं, या कितने समय बाद वो यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर वो यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि सोनिया और रवि अगर यहाँ पे मिलते हैं, तो ये तो निश्चित है कि ये कोई एक ऐसा समय होगा जो कि इस वाले में भी आएगा, सोनिया वाले में भी और रवि वाले में भी, यानी कि दोनों में एक कॉमन होगा। तो हमें देखिए 12 है और 18 है, तो दोनों का या तो एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है, क्योंकि इन्हीं दोनों की सहायता से हम कॉमन नंबर निकालेंगे। यानी कि 12 और 18 में जितना कुछ भी कॉमन होगा वो एलसीएम और एचसीएफ से ही आएगा। तो ये तो निश्चित हो गया कि इनका एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा, लेकिन एलसीएम निकलेगा या फिर एचसीएफ निकलेगा, ये हम लोग तय करेंगे। कैसे तय करेंगे कि देखिए, जब ये इसका चक्कर लगा रहे हैं तो इसमें पूछ रहा है कि वे पुनः अपनी प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। तो हमें ये बताना है कि ये अपनी प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे। तो जल्द से जल्द कब मिलेंगे हमें ये बताना है। अगर जल्द से जल्द ना मिलते तो ये अभी मान लीजिए 4 मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं, तो 4 मिनट बाद मिलेंगे, तो 4 के बाद फिर 8 मिनट बाद मिलेंगे, 12 मिनट बाद मिलेंगे। तो ऐसे तो हम बता मतलब कि कई ढेर सारे टाइम से हो जाएंगे ना। लेकिन हमें जल्द से जल्द कब मिलेंगे वो दोनों अपनी प्रारंभिक स्थिति पर, हमें ये बताना है। यानी कि हमें न्यूनतम समय बताना है, न्यूनतम समय। यानी कि हमें लीस्ट नंबर बताना है, यानी कि सबसे कम वाला नंबर बताना है कि कम से कम कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। लोवेस्ट नंबर बताना है हमें, ठीक ना, कि कम से कम कितना समय लगेगा कि वो दोनों अपनी प्रारंभिक स्थिति पर फिर से मिल जाएं। तो जब कम से कम निकालना होता है तो हम लोग क्या एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। क्या निकालते हैं? एलसीएम। जब हाईएस्ट नंबर निकालना होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ। एच से एलसीएम भी शुरू होता है, एच से ये हाईएस्ट भी। तो हमें हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो आइए अब एलसीएम निकालते हैं इन दोनों का। तो 12 लिख लेते हैं, 12 इक्वल टू, और 18 इक्वल टू लिख लेते हैं। तो 12 क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, तियाएँ 12, और 18 क्या हो जाएगा? 2 तियाएँ 6, और 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम की बात करें इन दोनों के, तो क्या हो जाएगा? 2 2 मिल रहा है, इसमें से एक 2 लिख देंगे गुणते। ये 3 3 मिल रहा है, इसमें से एक 3 लिख देंगे गुणते। ये वाला 2 कहीं नहीं मैच कर रहा है, इसको लिख देंगे। ये वाला 3 कहीं नहीं मैच कर रहा है, इसको लिख देंगे। ठीक है। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं? जो मैच करता रहता है उसमें से एक लिख देते हैं, और जो मैच नहीं करता रहता उसको लिख देते हैं।
बाकी HCF में क्या करते हैं, केवल जो जो मैच होता रहता है उसमें से एक अंक लिखते हैं। तो ये हो गया। अब इनका गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 तियाँ 36, यानी कि 36 मिनट। तो ये 18 मिनट था, ये 18 मिनट और ये 12 मिनट, तो ये कितना आ गया 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, अपनी प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। और इसके बाद फिर अगर जैसे कि हाईएस्ट समय निकालना होता तो बहुत सारा समय हो जाता, लेकिन हमें लोवेस्ट समय निकालना है, कम से कम समय निकालना है, तो उन दोनों को कम से कम 36 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे एक दूसरे से मिलने के लिए अपने पुराने वाले स्थान पर। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं पिछले वीडियो में, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न में, और उस पे वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में इसको देखा था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिखाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग नहीं मानते हैं कि ये अपरिमेय है, हम लोग मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है और उसको परिमेय सिद्ध करने में लग जाते हैं। लेकिन जब परिमेय नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि वो एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग गलत मान रहे थे। तो हम लोग लिखेंगे माना माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग इसको परिमेय मान के चलेंगे, तो लिखेंगे 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तब जब परिमेय है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 5 - √3 बराबर P/Q। अब या तो देखिए, परिमेय परिमेय एक साइड कर दे रहे हैं और अपरिमेय एक साइड, ऐसा हम लोग करते हैं। तो 5 परिमेय है, P/Q भी परिमेय है, तो ये इसमें घट जाएगा, तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे, या फिर -√3 को ही इधर भेज देते हैं, ये प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, और ये इधर आएगा -P/Q बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो ये -√3 था, तो इधर +√3 हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब देखिए, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, और √3 अपरिमेय होता है, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं इस बात को। तो हम लोग लिखेंगे कि 5 - P/Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, इनका अंतर भी क्या आएगा, एक परिमेय संख्या। तो ये एक परिमेय संख्या है, जबकि जबकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, और ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर तो हो नहीं सकते। ठीक, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय तथा अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, आपस में बराबर नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, हमारी अवधारणा क्या है? गलत है। यानी कि अतः या फिर यानी कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। हम इसको सिद्ध नहीं कर पाए कि ये परिमेय है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत अनावर्ती हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है 3125 नीचे, और इसमें ये दिया है 343 दिया है। अगर इनको इनका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये 2 और 5 के गुणनखंड में आते हैं, तो ये शांत हैं, वरना अशांत आवर्ती हैं। तो आइए देखते हैं, इसका खंड करके देखते हैं। 3100
25 का 5 से काटते हैं इसको हम, तो 5 छंग 30 और एक बचा, तो 5 दूनी 10 और 5 पचम 25, 625 आया। अब इसको फिर हम लोग काटते हैं, फिर 5 से काटेंगे, तो 5 का नम 5 और 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से इसको हम लोग काटेंगे, ठीक ना। तो जब फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 पचम 25 और 5 से फिर काटेंगे, 5 का नम 5। तो ये कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, 5 का 5 बार आ गया है। तो इसको करने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे कि 13/5 तो यहाँ ना लिख के पहले 2 की घात लिखेंगे। तो 2 की घात यहाँ पे कितना है, 0, 2 तो है नहीं, तो 2 की घात हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। तो 13/2 की घात 0 गुणते 5 की घात 5। तो ये 2 और 5 के गुणनखंड में हो गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये शांत है, शांत दशमलव शांत दशमलव है। तो हम लोग लिखेंगे दी गई संख्या या दी गई परिमेय संख्या 13/3125 एक 3125 का हर 2 तथा 5 के गुणज में है, 2 तथा 5 के गुणज में है। केवल 2 तथा 5 लिखेंगे यहाँ पे, हर केवल 2 तथा 5 के गुणज में है। अतः यह शांत दशमलव में है। ठीक है, किसमें है, शांत दशमलव में है, या इसका प्रसार शांत दशमलव में होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसी का क्या है, 29/343। तो हम लोग 343 का फैक्टर करेंगे, और जब फैक्टर करेंगे तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ये किससे कटेगा, तो 7 से कटेगा। तो 7 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो 7 चौक 28 और 4 बार जाएगा, उसके बाद फिर 6 बचेगा, तो 7 9 63, ये हो गया। अब फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 का 7। तो ये किस में आया, ये 7 की घात 3 में आया, यानी 2 और 5 के गुणज में नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखेंगे नहीं। तो लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या 29/343 में हर का गुणज लिखेंगे, में हर का गुणज 2 तथा 5 के गुणज में नहीं है, इसलिए ये संख्या शांत दशमलव में नहीं है, इसका प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बस इतना लिख देना है बस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 987/10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। इसके लिए हमें बताना है और अपने उत्तर के लिए कारण देना है। जो भी उत्तर आएगा उसके लिए कारण भी बताना है। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जगह कम है तो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग 10,500 का फैक्टर करेंगे, तो इसी पे कर दे रहे हैं, 10,500 का हम लोग फैक्टर करेंगे। तो आइए फैक्टर करते हैं। तो जब 10,500 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये संख्या कटेगी 5 से, तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 का नम 5 और डबल 0 उतार लेंगे, 2100 आ गया। अब फिर देखते हैं, फिर हम लोग इसको 5 से काटते हैं, 5 से क्या, अब इसको हम लोग काट दे रहे हैं 7 से। तो जब हम लोग 7 से काटेंगे तो 7 तियाँ 21 और ये डबल 0। फिर हम लोग इसको 3 से काट देते हैं, 3 का नम 3 और ये डबल 0। फिर अब इसको हम लोग काट देते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10 और ये 0। फिर उसके बाद काट देते हैं 5 से, 5 चौको 20 और फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक नम 2। तो इसका प्रसार कितना आ गया है, इधर हम लोग लिखेंगे 987 किसकी घात, 5 की घात या 2 की घात भी कितनी है, 2।
तो लिखेंगे 2 की घात, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 987 बटे कितना, ये कितना आ जाएगा, 2 की घाते 2 गुणते 5 की घाते 1 और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 गुणते 7 की घात कितना है, अच्छा एक ही है, और 3 की घात कितना है, 7 भी एक ही है, 3 भी एक ही है, ऐसे गुणते 3, ऐसे ये लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या के का हर, दी गई परिमेय संख्या का हर केवल 2 और 5 के गुणज में नहीं है, इसमें 7 और 3 का भी गुणज है। अतः यह संख्या या यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो ये कारण सहित हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि दी गई परिमेय संख्या 987 बटे 1500 का दशमलव प्रसार करने पर हम देखते हैं कि इसका हर केवल 2 और 5 के गुणज में नहीं है, इसमें 7 और 3 का भी गुणज है। इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, यह अशांत आवर्ती होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हमें बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किसके दशमलव प्रसार शांत होंगे और किसके दशमलव प्रसार अशांत होंगे, हमें ये बताना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला। तो इसी में हम लोगों ने 5वें का जो पहला क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन सेम है 13 बटे 31 25। इसमें क्या आया था 13 बटे 31 25 में क्या आया था 5 की घात 5 आया था, ठीक है ना, 5 की घात 5 आया था। तो बाकी हम लोगों ने 2 की घात 0 इसमें लिख दिया था। तो ये 2 और 5 के गुणज में है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, हमें लिख देना है। और दूसरे वाले में हमें लिखना है कि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 और 5 के गुणज में नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें केवल 7 है, तो 2 और 5 के गुणज में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या का हर केवल 2 और 5 के गुणज में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इसमें देखिए 77 बटे 210 है, तो जब 210 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 जीरो, फिर ये 7 से कटेगा, 7 का नम 7 और ये जीरो, फिर 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, फिर 5 से कटेगा 1। तो इसका प्रसार क्या आएगा, इसका प्रसार आएगा 77 बटे कितना था, हटा दिए हैं, फिर से कर दे रहे हैं, 210 है ना, तो 3 सत्ते 21 जीरो और 7 एक नम 7 जीरो, अच्छा ये हो गया 3 गुणते 7 गुणते 2 गुणते 5, इतना होगा। फिर इसमें हम लोग लिख देंगे कि दी गई परिमेय संख्या के हर का दशमलव प्रसार या हर का गुणनखंड केवल केवल 2 और 5 के गुणज में नहीं है, इसमें 3 और 7 का भी गुणज है, इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। तो ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने बताया है कि हम लोग इसको अपरिमेय ना मान करके हम लोग इसको परिमेय मानते हैं और उसको परिमेय सिद्ध करने में लग जाते हैं, और जब परिमेय सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो मान लेते हैं कि हमारा मानना गलत था, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तब अतः हम इसे P बटे Q में लिख सकते हैं।
यानी कि ये परिमेय संख्या तो p बटे q के रूप में होगा, यानी 7√5 बराबर p बटे q। अब 7 है, 7 को जब हम लोग उधर भेजेंगे तो √5 बराबर 1/7 इंटू पी बटे क्यू आएगा। तो ये हो गया परिमेय संख्या। 1/7 भी क्या है? परिमेय संख्या। और √5 हम लोग जानते हैं क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम लोग लिखेंगे कि 1/7 तथा p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अतः इनका गुणा भी परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। और लिखेंगे कि जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं। इसको भी लिखना है, हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन आपको लिखना है। लिखेंगे इसलिए दोनों संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय आपस में बराबर नहीं होंगे, अतः हमारा मानना गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें लिख देना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दर्शाइए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसमें भी यही लिखेंगे कि माना 5√2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हम इसको क्या मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, और उसको हम लोग परिमेय सिद्ध करने में लग जाएंगे। ठीक है। और परिमेय जब नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो हम मान लेंगे कि वो क्या है? एक अपरिमेय है। तो हम लोग यही लिखेंगे, माना 5√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अतः हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तब क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, हो सकता है कि समझ में आए। तब 5 चलिए थोड़ा सा साइज भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि दिखे, क्योंकि इसमें पूरा लिखा हुआ है। तब 5 कितना है? 2 बराबर कितना हो जाएगा? p बटे q। और 5 को जब हम लोग उधर भेजेंगे तो √2 बराबर 1/5 p बटे q, ये हो जाएगा। अब फिर वही लैंग्वेज हम लोग लिख देंगे कि 1/5 तथा p बटे q एक परिमेय संख्या है, अतः इनका गुणा भी एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारा मानना गलत है। अतः 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इतना लिख देना है। तो इतना लिख देंगे तो ये क्वेश्चन पूर्ण हो जाएगा। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे? हमें ये भी बताना है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कहेंगे? ये हम लोग यही बताएंगे कि ये परिमेय है तो शांत है, कि अशांत आवर्ती है, या फिर अशांत अनावर्ती है। यही सब हम लोगों को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसमें पहला दिया है, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए ये संख्या जाकर के 9 पर समाप्त हो गई है, और जब ये 9 पर समाप्त हो गई है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक ना? सॉल्व करके इसको हम लोग देखते हैं। तो
43.123456789 है। तो जब यहाँ से हम लोग दशमलव को हटाएंगे तो ये दशमलव काट के 1 लिखेंगे और इसके बाद 9 क्या है, अंक है, तो हम लोग इसके बाद 9 जीरो लिख सकते हैं। तो ये हो गया ये संख्या पूरा पूरा P/Q के रूप में। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये तो P/Q के रूप में हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये शांत है कि अशांत है, कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे ये कितना है, 10 की घात 9 है। तो इसको हम लोग 2 की घात 9 गुणते 5 की घात 9 इस टाइप से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और अगर ऐसा होता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि नंबर 1 पे लिखेंगे ये वाला, कि दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार भी शांत है। क्यों? क्योंकि इसका हर 2 और 5 के केवल 2 और 5 के गुणज में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 0.12 फिर 1200 फिर 1200 फिर 12 4 बार 0 5, फिर इसके बाद जो संख्या आएगी वो आएगी 12 5 बार 0, फिर आएगी 12 6 बार 0, फिर आएगी 12 फिर 7 बार 0। तो मतलब ऐसे ही बढ़ती हुई ये संख्या चली जाएगी, इसका कहीं पे कोई अंत नहीं है। तो जब इसका कोई अंत नहीं है और ये आवर्ती भी नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर 120 यहाँ पे है, यहाँ भी 120 120 120 आता होता तो ये आवर्ती होता है। तो ये आवर्ती भी नहीं है। तो जो संख्या, देखिए, जो संख्या शांत होगी, यानी जो शांत, जिसका प्रसार शांत होगा वो क्या होगी, परिमेय होगी। ठीक ना? और जिसका प्रसार अशांत अशांत और आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती, वो भी संख्या क्या होगी, परिमेय होगी। ठीक ना? अशांत आवर्ती होगा वो भी परिमेय होगी। लेकिन जिसका प्रसार अशांत, यानी कि कहीं पे शांत ही ना हो रहा हो, ये देखिए कहीं पे शांत ही नहीं हो रहा है, अशांत और अनावर्ती हो। ठीक ना? क्या हो, अशांत और अनावर्ती। अनावर्ती मतलब वही संख्या बार बार ना आए। जैसे 120 यहाँ आया है, अगर यहीं पे 120 120 120 आता गया होता तो ये अशांत होता है और आवर्ती होता, तो इस दशा में ये परिमेय होती। लेकिन यहाँ पे अशांत और अनावर्ती है, मतलब बार बार वो संख्या नहीं आ रही है। तो जब बार बार ना आए तो अनावर्ती, बार बार आए तो आवर्ती। तो बार बार नहीं आ रही तो अनावर्ती है, तो इसका कहीं पे कोई अंत नहीं है। तो अशांत और अनावर्ती होने की दशा में क्या होता है, अपरिमेय होता है। यानी ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। ठीक ना? तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब बात करें हम लोग तीसरे की, तो तीसरा वाला क्या है, तो यहाँ से ही दिख रहा है कि ये जो है कि आवर्ती है, क्योंकि इस पे बार लगा हुआ है। जैसे ये है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो ये क्या है, बार बार वही संख्या आ रही है। तो जब बार बार वो संख्या आ रही है तो ये क्या होगा, अनावर्ती, सॉरी, आवर्ती होगा। तो इसका प्रसार कैसा होगा, तो ये भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत और सॉरी, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक, क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। यानी कि वही संख्याएं बार बार आ रही, 1 से लेकर 9 तक संख्याएं बार बार ऐसे आती रहेंगी, इसीलिए इस पे ये बार लग गया है। और ये कहीं पे ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या है, अशांत है। और क्या है, ये आवर्ती है। ठीक, बार बार आ रहा है। तो लेकिन अंतर क्या है, जैसे शांत में और अशांत में क्या अंतर है, तो अशांत आवर्ती रहेगा तो इसका जो हर है, उसका हर का जो गुणनखंड होगा वो 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या होगी। लेकिन जो शांत होगा उसमें केवल और केवल 2 और 5 का गुणज होगा हर में, और कोई संख्या नहीं होगी। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। तो विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो हम बराबर लाते रहेंगे। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं।
तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न 6 अंक में आता है। तो नंबर 1 क्वेश्चन कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। तो हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग मानेंगे कि माना कि कोई भी दो संख्या है ए और बी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना ए तथा बी दो संख्याएं हैं तथा ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बड़ा है बी से और बी बराबर हम लोग यहाँ पे 9 मान के चलेंगे, क्योंकि हमें घन निकालना है और वो 9m के रूप में होता है। 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप में है। तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, क्या लिखेंगे, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या लिखेंगे हम लोग, तो ए में हम लोगों ने भाग दिया है, तो अच्छा ये इसको कट कर दे रहे हैं, यहाँ से लिखते हैं। तब क्या हो जाएगा, ए बराबर 9b+r, यानी कि ए से ए में हमने भाग दिया है और यहाँ पे आर क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है, ठीक है। आर क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है। तो अगर यहाँ पे शेषफल 0 होगा तो आर का यहाँ पे कौन कौन सा मान हो सकता है, तो आर का मान ये हमेशा किससे होगा, 9 से कम होगा। आर का मान 9 से कम होगा, और जब इसका मान 9 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 1 2 0 भी हो सकता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 तक इसका मान हो सकता है। तब हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं कि ए बराबर 9b+0, 0 का कोई मतलब नहीं, 9b, और ए बराबर 9b+1, ए बराबर 9b+2, ए बराबर 9b+3, और ए बराबर 9b+4, और क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 9b+5, और ए बराबर 9b+6, और ए बराबर 9b+7, और ए बराबर 9b+8। इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ए बराबर 9b+9 लिखेंगे तो वो भी शेषफल 0 हो जाएगा। अब ये इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, घन। तो अब हम इसका घन करेंगे, 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 तो 4 ना करके 3 का ही हम लोग घन करेंगे। और घन करके हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये 9m और 9m+1 और 9m+8 के रूप में है या नहीं। तो हम लोग किसका किसका घन करेंगे, 9b का, 9b+1 का, 9b+2 का। तो इसको हम मिटाने चल रहे हैं, मिटाने के बाद फिर से इसको लिख देंगे, मतलब कि आगे बढ़ते हैं और आगे जो भी आएगा उसको लिखेंगे। हम लोग इसका बारी बारी से घन करेंगे। जैसे कि नंबर 1 है 9m, ए बराबर कितना था, ए बराबर था उसमें 9b। अब हम लोग इसका घन करेंगे, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, क्योंकि हमें घन में निकालना है, घन निकालना है इसका, तो दोनों पक्षों का घन करने पर तो जब हम लोग इसका घन करेंगे तो आएगा a³ बराबर ये 9b³, यानी कि a³ बराबर ये इधर कितना हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 9 × 9 × 9 × b³, ये इतना हो जाएगा। तो हमें 9m के रूप में लिखना है, तो एक 9 को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी इतना लिख देंगे। तो ये हो जाएगा a³ बराबर 9 और ये 9 81, 81b³, ये इस टाइप से हो जाएगा। a³ बराबर 9 81b³। इस 9 का गुणा हम लोगों ने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 9 और ये m
के रूप में है, यानी ये ए का घन किसके रूप में हो गया, 9m के रूप में, जहाँ m बराबर कितना है 81b³ तो ये हो गया पहला वाला। तो 9m के रूप में है, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला क्या था। दूसरा वाला था, जो दूसरा था वो था कि a बराबर 9m+1। 9m+0 हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे 9m+1, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर तो आइए दोनों पक्षों का घन करते हैं। और जब हम लोग दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा 9m+1 का क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a³ बराबर 9m+1 का क्यूब होल क्यूब। तो इसमें हम लोग a³ + b³ वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है, a+b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a+b, ये वाला फार्मूला होता है। यही फार्मूला हम लोग इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे a³ है तो a³ बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बड़े में लिख दे रहे हैं ये फार्मूला, ठीक है, क्योंकि a मैच हो जाएगा। तो ये a+b ये फार्मूला हो गया। तो a³ बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 9m का होल क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × 9 सॉरी यहाँ पे b था, क्वेश्चन में b था, 9b+1 m ना होकर के b था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9b का क्यूब + 1 का क्यूब + 9b × 1 और उसके बाद फिर ब्रैकेट में 9b+1। अब इसको हम लोग प्रसार कर देंगे। तो प्रसार हम लोग इसका कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 81, और 81 में जब हम लोग 9 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 729। तो ये 729b³ + 1 + ये 9b हमें 9 ही रखना है आगे, ठीक ना। तो 9 त्रिक 27, 27b 9 ही हमें कॉमन लेना है इसमें, ठीक है। तो कॉमन ले करके हमें पूरा कर देना है। तो आप अगर चाहें तो आप इसको यहाँ से हटा करके हमें 9 कॉमन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका गुणा न करके हम लोग इसको 9 को ऐसे ही रहने देंगे, जैसे 9 × और 2 9 का गुणा कर देंगे, यानी 9 9 81b³ + ये 1 प्लस इसमें भी इसका इसमें गुणा होगा। तो 9 त्रिक 27 × 9b, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 × 9b प्लस ये भी 9 त्रिक 27 होगा, तो ये भी 27b हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें a³ बराबर 9 कॉमन ले लेंगे। तो जब 9 इसमें कॉमन ले लेंगे तो इसमें 9 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 81b³ प्लस इसमें कॉमन नहीं लेंगे, इसको बाद में लास्ट में लिख देंगे। इसमें भी 9 कॉमन ले लिए तो कितना बचा, 27b प्लस, अब इसमें अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, अच्छा यहाँ पे b² था, b² बचेगा, क्योंकि एक b यहाँ पे और एक यहाँ पे b² हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे 3 बचेगा, और फिर ये लास्ट में जो 1 ये बचा है इसमें कॉमन नहीं लिए, इसको लिख देंगे। तो ये किसके रूप में हो गया, इसका घन किसके रूप में हो गया, 9m, ये पूरा क्या है, m है, 9m+1 इस रूप में आ गया, जहाँ m बराबर क्या है, जहाँ m बराबर ये इतना पूरा है, इतना पूरा लिख देंगे। तो ये हो गया दूसरा। अब आइए तीसरे पे चलते हैं। तीसरा वाला क्या है, 9m+8 के रूप में आएगा। और हमारा तीसरा वाला क्या था, हमारा तीसरा वाला था a बराबर 9b+2 ये था। तो यहाँ भी वही लिखेंगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर, घन करने पर इतना लिख देंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, a³ बराबर
9b प्लस 2 का क्यूब। इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे तो 9b का क्यूब फार्मूला लगा देंगे प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 × 9b × 2। अब ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 3b प्लस 2। अब इसको भी वैसे करेंगे, एक 9 को ऐसे ही लिख देंगे, बाकी जो 2 9 होंगे उनका गुणा कर देंगे 81b³ प्लस ये 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27। या इस एक 9 का गुणा हम लोग नहीं करेंगे तो एक बार अच्छा पूरा लिख दे रहे हैं 3 × 9b × 2 × 3b। अभी ये इसका गुणा हो चुका है इसमें, अब इसका गुणा होगा इस 2 में प्लस ये कितना हो जाएगा 3 × 9b × 2 × 2। अब ये पूरा कितना हो गया 9 × 81b³ प्लस इस 8 को लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कॉमन नहीं लेना है। ये कितना है 9b इंटू, अब देखिए ये 9b को हम लोगों ने छोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, तो ये हो जाएगा 18b, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, इस 9 को हम लोग छोड़ देंगे तो ये 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हो जाएगा 12b प्लस ये लास्ट वाला 8। अब इसमें हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 81b³ प्लस इसमें एक 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 18b² प्लस इसमें कितना बचा 12, ये ब्रैकेट बंद प्लस ये 8। तो ये भी देखिए 9m प्लस 8 के रूप में आ चुका है, जहाँ पे m बराबर क्या है 81b³ प्लस 18b² प्लस 12। तो ये भी किसके रूप में आ चुका है 9m प्लस 8 के रूप में आ चुका है। तो बस क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा वाला। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो अति लघुत्तरी प्रश्न में हम लोग इसको किए हैं 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप, 3 क्वेश्चन इस टाइप का किए हैं हमारे ख्याल से। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, वैसे ही इसको आप कर सकते हैं, खुद ब खुद कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप अपने से कर लीजिएगा क्योंकि इसको हम पढ़ा चुके हैं, इसको पिछली वीडियो में हम लोग बता चुके हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में। अति लघुत्तरी प्रश्न के शायद 2 अंक वाले क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। तो वास्तविक संख्याएं चैप्टर पहला ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।